हम्म। चलो देखो, आज अपन जो अपने राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनकी बात करते हैं, ठीक है। और किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले उसकी जो छोटी सी एक भूमिका है उस भूमिका की बात करते हैं। तो देखिएगा, किसान पॉइंट रहेगा, मेन क्या रहेगा अपना, किसान आंदोलन। और ये किसान आंदोलन ध्यान रखना, अपन कौन से संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वह कैसे रहे थे। तो सबसे पहले देखो, इसकी अगर भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका के अंदर सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, दो शब्द आते हैं। और उसके लिए क्या कहा जाता है, ऐसे कहते हैं कि कोई भी राज्य होता था, उस राज्य के अंदर कहते हैं कि आपकी जो भूमि थी उस भूमि के कितने प्रकार होते थे, तो आपके भूमि के दो प्रकार थे, ठीक है। राज्य का मतलब यहां से क्या है, तो राज्य का मतलब ध्यान रखना दोस्तों, रियासत से है, ठीक है। राजाओं के जो छोटे छोटे राज्य थे, रियासत थी, उनके अंदर भूमि के दो प्रकार होते थे। आप कौन कौन से होते थे, ध्यान रखना, एक जो प्रकार होता था उस प्रकार को कहते थे आपका खालसा कहते थे। आप चाहो तो क्या कह सकते हो, खालसा भूमि भी कह सकते हो। दूसरा जो प्रकार होता था उसको ध्यान रखना आपका क्या कहते थे, तो उसको जागीर कहते थे। क्या कहते थे, जागीर। अब ये होती कौन कौन सी भूमि थी, देखिएगा, खालसा भूमि की अगर बात करें तो खालसा भूमि उस भूमि को कहते थे जो डायरेक्ट, ठीक है, यानी सीधे सीधे रूप से जो राजा होता था, शासक होता था, उसके नियंत्रण में जो भूमि होती थी उस भूमि को आपकी कौन सी भूमि कहते थे, तो उसको आपकी खालसा भूमि कहते थे। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसी भूमि जो डायरेक्ट किसके अधीन होती थी, आपके केंद्र के अधीन होती थी, उसको क्या कहते थे, खालसा कहते थे। दूसरा देखिएगा, जागीरी भूमि की काम बात करें, ठीक है, जागीर की अगर बात करें, ऐसी भूमि जो आपके सामंत थे या फिर कह सकते हैं कि जागीरदार थे, उन जागीरदारों के नियंत्रण में होती थी, ऐसी भूमि को आपकी कौन सी भूमि कहते थे, तो आपकी जागीर भूमि कहा जाता था। तो ध्यान रखना, किसान आंदोलन की अगर बात करें, ठीक है, तो आपकी भूमि के कितने प्रकार हुआ करते थे, तो दो प्रकार होते थे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी दौरान ध्यान रखना, आपके दो टाइप के टैक्स भी होते थे, दो प्रकार के कर भी होते थे। और वह कर थे, वह कर आपके कौन कौन से होते थे, देखिएगा, एक जो कर होता था उस कर को ध्यान रखना आपका क्या कहते थे, तो उसको कहते थे आपका चाकरी कहते थे, ठीक है। एक होता था चाकरी और एक ध्यान रखना क्या होता था, एक होता था रेक। रेक कोई आपका क्या कहते थे, तो आपका छटुंड कहते थे, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते थे, सबसे पहले अपन चाकरी की बात करें तो चाकरी ध्यान रखना, कोई भी सामंत होता था, उस सामंत को कहते हैं कि वर्ष में, ठीक है, साल में और एक बार कोई भी जो राजा होता था, जिस राजा का वो सामंत होता था, उसकी सेवा के अंदर उसे और एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए और निश्चित सेना के साथ, निश्चित सेना के साथ क्या करना पड़ता था, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में एक बार रहना पड़ता था। दोबारा देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी राजा का कोई सामंत होता था, उस सामंत को वर्ष में एक बार, ठीक है, निश्चित टाइम जो राजा करता था, निश्चित अवधि के लिए, और उस सामंत को उस राजा की सेवा में रहना पड़ता था, ठीक है। अब सेना ज्यादा नहीं ले जा सकता था, ठीक है, एक सीमित सेना के साथ ही उसे रहना पड़ता था, इसको क्या कहते थे, चाकरी कहते थे। अभी आपका रेख होता है, छटुंद होता है, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये ऐसे कहते हैं कि जो सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, उन जागीरदारों से या सामंतों से लिया जाने वाला एक क्या होता था, वार्षिक राजकीय कर होता था, राजकीय टैक्स होता था, राजकीय कर होता था, राजकीय शुल्क होता था, उसको ध्यान रखना आपका क्या कहते थे, रेक कहा जाता था। अगर रेक की दूसरी परिभाषा अपन देखना चाहें तो रेक की दूसरी परिभाषा क्या होती थी, तो रेक की दूसरी परिभाषा बताया जाता है कि कोई भी जागीर है, उस जागीर की आपकी जो वार्षिक आय होती थी, वार्षिक आय, उस वार्षिक आय के ऊपर ध्यान रखना एक निश्चित क्या लगाया जाता था, कर लगाते थे,
उस निश्चित कर को क्या कहते थे, आपकी रेक कहते थे या फिर क्या कहते थे, छटुंद कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना अभी तक अपन ने किसान आंदोलन शुरू नहीं किए, अभी तक आपकी जो किसान आंदोलन उनकी क्या चल रही है, भूमिका चल रही है। ठीक है, ये दो उसके क्या थे, भूमि के प्रकार थे। और ये ध्यान रखना आपके क्या बताए जाते हैं, दो प्रकार की सेवाएं कह सकते हैं, दो प्रकार के क्या कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगर दूसरी बात करते हैं तो आपका कहा जाता है कि इस दौरान, ठीक है, किसान आंदोलन हुए थे, उस दौरान आपका भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व था। ये भू राजस्व प्राप्त करने की और कुछ क्या थी, प्रथाएं थी, कुछ क्या थे, तरीके थे। तो ये आपके भू राजस्व है, जमीन के ऊपर लगाया जाने वाला जो टैक्स था, वह टैक्स ये किस किस प्रथाओं के तहत या किस रूप में प्राप्त करते थे। तो देखिए मूल रूप से दो प्रथाएं थी, ठीक है, जिसमें एक प्रथा है उसको क्या कहते थे, आपका लाटा कहते थे, और दूसरी प्रथा है उसको आपका क्या कहते थे, तो उसको कूता कहते थे। पहले बात करेंगे अपन किसकी, लाटा की बात करते, और लाटा के बाद में किसकी बात करते हैं, कूता की बात करते हैं। तो लाटा क्या होता है, ध्यान रखना आपका ठिकाने का कोई अधिकारी होता था जिसको राजा भेजता था। ठिकाने का जो अधिकारी होता था उसकी देखरेख में जो फसल होती थी उस फसल को क्या किया जाता था, काटा जाता था। ठीक है, काटने के बाद में ध्यान रखना जो धान होता था उस धान को क्या करके, धान को साफ करके और क्या कर लिया जाता था, तो आपका इकट्ठा कर लिया जाता था। इकट्ठा करने के बाद में जो राज्य होता था, उस राज्य का जो हिस्सा होता था, हिस्सेदारी होती थी, उसको हमेशा क्या किया जाता था, तो आपका तोल कर लेते थे। ठीक है ना, इस व्यवस्था को ध्यान रखना क्या कहते थे, लाटा कहते थे। अब इस दौरान ध्यान रखना क्या किया जाता था, आपके तोलने की जो इकाई होती थी, तोलने के जो बाट होते थे, उसके अंदर ध्यान रखना ठिकाने का जो अधिकारी होता था वह क्या करता था, हेरफेर करता था। इसका ध्यान रखना हमेशा में किसान को किसमें रखता, लॉस में रखता था, और ऐसे बाट का प्रयोग करता था जिससे स्वयं को क्या होता था, फायदा होता था। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना ये लाटा है, ये आगे चल करके आपके किसान आंदोलन का एक क्या बनेगा, एक कारण भी बनेगा। दूसरा देखो कूता क्या होता था, ये कहते हैं कि खेत के अंदर आपकी जो खड़ी हुई फसल है, ठीक है, खेत में खड़ी हुई जो फसल है उस फसल का क्या करके, आकलन करके या फिर क्या कह सकते हैं, अनुमान करके, और आपका जो कर था या टैक्स था वह क्या कर दिया जाता था, तो आपका निर्धारित कर दिया जाता था। इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहते थे, तो कूता कहते थे। अब देखिएगा ये मतलब आपका किसान है, उस किसान के लिए किस प्रकार से एक ये बाधा बनती है, किस प्रकार से उसके लिए एक ये परेशानी का कारण बनती है। तो कैसे बनती है, ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, खेत है, ठीक है। अब राज्य का राजा या सामंत या राज्य का कोई भी अधिकारी आता और आकर ये आपके खेत के अंदर जो फसल खड़ी है, इस फसल को देख करके ये निश्चित कर देता कि इस बार आपके खेत के अंदर लगभग और कितना 100 मन क्या होगा, अनाज होगा। क्या होगा, 100 मन अनाज होगा। ये राज्य के अधिकारी के द्वारा खड़ी हुई फसल को देखकर क्या कर दिया गया, अनुमान लगा दिया गया, आइडिया लगा दिया गया। ठीक है, अब वो तो निश्चित करके चला गया कि भाई आपके खेत के अंदर 100 मन अनाज होगा। अब आपको जो टैक्स देना है, आपको जो कर देना है, वह किसके ऊपर देना है, 100 मन के ऊपर देना है, ये वो निश्चित करके चला गया। अब मान लो फसल नहीं हुई, ठीक है, इतना अनाज नहीं हुआ, ओले गिर गए, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक बाधा पैदा हो गई। अब 100 की जगह मान लो कि उसके खेत के अंदर और कितना मन हुआ, 9 मन क्या होता है, अनाज होता है। लेकिन राज्य का जो अधिकारी था वह क्या निर्धारित करके गया कि आपको 100 मन के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके खेत में चाहे कितना हो, 90 हो, चाहे 80 हो, चाहे 70 हो, चाहे 110 हो, ठीक है, इसको देना कितने पे पड़ेगा, 100 के ऊपर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना वो कभी भी कम आकलन करके नहीं जाते थे। ठीक है, वो अपना जो आइडिया था उससे भी बाहर करके जाते थे। अगर उसको ये लगता था कि 80 मन होगा
तो भी वह ध्यान रखना जानबूझकर कितना करके जाता था कूता, तो 100 करके जाता, 150 करके जाता, ताकि किसान था वह कहते हैं कि ऋण के बोझ से घर का जो बोझ था उसे दिन प्रतिदिन क्या करता जाए, दबता जाए। किसान को वो नहीं चाहते थे कि किसान क्या करे, प्रगति करे, उठे। ठीक है, ये क्या थी, ये सामंतों की एक क्या बताई जाती है, चाल थी, जो आगे चल करके आपके किसान आंदोलन का क्या बनती है, कारण बनती है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, इस दौरान 2 प्रकार के टैक्स और लिए जाते थे किसानों से, और वो कौन कौन से होते थे। ठीक है, जिसमें एक जो टैक्स होता था उसको कहते थे भोगे, और एक जो होता था उसको कहते थे आपका बिगोड़ी। ठीक है, बिगोड़ी को और क्या कहते थे, तो हासिल भी कहा जाता था। ये 2 प्रकार के टैक्स और लिए जाते थे किसानों से। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी क्या था, ये भी आपका भूमि कर बताया जाता है, और ये भी आपका क्या बताया जाता है, तो आपका भूमि कर बताया जाता है। अब इसके ऊपर पर्सन ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपके जो किसान थे उन किसानों से रियायती काल के अंदर आपका अनाज के रूप में, किस रूप में, अनाज के रूप में लिया जाने वाला जो भूमि कर था, उस भूमि कर को क्या कहते थे, तो आपका भोग कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना, भोग क्या है, तो भोग आपका भूमि कर है, जो किस रूप में लिया जाता था, हमेशा अनाज के रूप में लिया जाता था। बिगोड़ी है, बिगोड़ी भी आप, बिगोड़ी को क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं, ये भी आपका एक क्या है, भूमि कर है। ये लेकिन ये अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, ये ध्यान रखना किस रूप में लिया जाता था, तो आपका नगद के रूप में लिया जाता था। दोनों चीजें याद रखनी है। रियासती काल के अंदर किसानों से लिया जाने वाला, अनाज के रूप में लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, भोग कहलाता था, और नगद के रूप में लिया जाने वाला भूमि कर था, उसको क्या कहते थे, बिगोड़ी कहते थे, या फिर क्या कहते थे, हासिल कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन की एक छोटी सी क्या है, भूमिका है। ठीक है, अब अपन करमबद्ध राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान के अंदर सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो आपका किसान आंदोलन माना जाता है उसको कहते हैं आपका बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन। अब देखिएगा, बिचौलिया किसान आंदोलन को अपन पढ़ने से पहले आपका जो बिचौलिया किसान आंदोलन है, इसके जो कारण है उन कारणों की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इसके कारण थे, वह कारण क्या क्या थे। तो देखिएगा, इसका एक जो कारण बताया जाता है वह बताया जाता है, ध्यान रखना, आपका भू राजस्व, भू राजस्व वह, या और आपके कर संग्रह है, उस कर संग्रह की क्या पद्धति, तरीका, जैसे आपका लाटा और पूता। अभी अभी अपन बात करके आए इसकी कि ये दोनों थे, ये आपके किसानों से किस प्रकार से वसूल किए जाते थे। तो एक तो बिचौलिया किसान आंदोलन का कारण माना जाता है, वह किसको मानते हैं, भू राजस्व व कर संग्रह की पद्धति, जैसे लाटा और पूता। दूसरा बताया जाता है, वो ये कहते हैं कि आपके जो किसान थे बिचौलिया के, उन किसानों से ऐसे कहते हैं कि आपके कितने प्रकार की, 84 प्रकार है, उस 84 प्रकार की और क्या ली जाती थी, तो आपकी लाग बाग ली जाती थी। ये आपके बिचौलिया किसान आंदोलन का कौन सा कारण है, तो आपका दूसरा कारण बताया जाता। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग जो रियासत थी, अलग अलग जो आपके ठिकाने थे, अलग अलग जो आपकी जो भी थे, ठीक है, ठिकाने थे, उनसे अलग अलग क्या लिए जाते थे, जो लागबाग लेने का तरीका था वह अलग अलग था। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं। ठीक है, देखिएगा, जैसे अपन बात करते हैं कि आपका जो मारवाड़ है, ठीक है, इस मारवाड़ से कहते हैं कि आपके 126 प्रकार की और क्या ली जाती थी, तो आपके लाग बाग ली जाती थी। ठीक है, मारवाड़ में कितने प्रकार की थी, 126 प्रकार की थी। ठीक उसी प्रकार से अपन बात करते हैं अपनी किसकी, मेवाड़ की बात करते हैं। ठीक है, मेवाड़ के अंदर देखिएगा क्या, बिचौलिया, ठीक है, ये आगे मेवाड़ का ही एक क्या ठिकाना है। तो मेवाड़ के अंदर कितने प्रकार की ली जाती थी, तो आपके 84 प्रकार है, वो 84 प्रकार की क्या लेते थे, तो आपकी लागबाग ली जाती थी। इसके अलावा देखिएगा, बात करते हैं किसकी, मेड़ता की बात करते हैं, तो मेड़ता से आपके 81 प्रकार की, ठीक है, आपके
81 प्रकार की क्या लेते थे, तो लाग बाग ली जाती थी। इसके अलावा बात करते अपन किसकी, जालोर की। ठीक है दोस्तों, जालोर के अंदर देखिएगा, जालोर के अंदर 222 प्रकार की क्या ली जाती थी, लाग बाग ली जाती थी। आपका बेंगू था, ठीक है, ये भी मेवाड़ रियासत का एक पार्ट था। बेंगू में कहते हैं कि आपके 59 प्रकार, ठीक है, 59 प्रकार की लाग बाग लेते थे। इसके अलावा पाली था, ठीक है ना, इस पाली से कहते हैं कि आपके 93 प्रकार की क्या ली जाती थी, तो आपके लाग बागे ली जाती थी। ये ध्यान रखना, उस दौरान आपके राजा थे, आपके जागीरदार थे, आपके सामंत थे, उन सामंतों के द्वारा किसानों से क्या इस प्रकार की क्या ली जाती थी, लाग बाग लेते थे। ठीक है, आपका बिचौलिया है जो कहां पड़ता है, आपका मेवाड़ रियासत का एक क्या था, ठिकाना था। तो इससे कितने प्रकार की लाग बाग लेते थे, 84 प्रकार की। ठीक है, तो ये भी आपका बिचौलिया किसान आंदोलन है, उसका एक क्या माना जाता है, कारण माना जाता है। दूसरा देखो, तीसरा कारण बताया जाता है कि किसान थे, उन किसानों का एक जो उद्देश्य था, एक जो टारगेट था, वह टारगेट ये बताया जाता कि आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, ये देखने के अंदर ऐसे लगता है कि ये भी कोई कारण हो सकता है क्या, लेकिन ये कारण था। ठीक है, किस प्रकार से था देखिएगा कारण, जब आपके किसान थे, बिचौलिया के किसान थे, उन्होंने आपके सामंत थे, उन सामंतों से कहा कि भाई हम आपको टैक्स देते हैं, ठीक है, आपको कर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका ये उद्देश्य बनता है कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर किसकी व्यवस्था करोगे, शिक्षा की व्यवस्था करोगे। आप हमारे क्षेत्र में किसकी व्यवस्था करोगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, उनका एक उद्देश्य क्या बताया जाता है, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य भी बताया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से देखिएगा वर्तमान के अंदर अपन अपने विधायक को अगर वोट देते हैं, ठीक है, तो वह अपने गांव के अंदर आता है, तो शिक्षा की जो समस्या वह किसके समक्ष रखते हैं, उसके समक्ष रखते हैं, नहीं रखते, क्योंकि वह अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के जो जागीरदार थे, वह जागीरदार इनके टैक्स लेते थे, इनसे, किसानों से। इस कारण वो कहते थे कि ये जो व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं आप हमारे राज्य के अंदर, आप हमारे क्षेत्र के अंदर क्या करोगे, स्थापित करोगे। इस प्रकार से कौन सा कारण बताया जाता है, तीसरा। चौथा देखिएगा, चौथे कारण की अगर बात करें तो वह ये बताया जाता कि आपके ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, अंग्रेजी सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों के कारण कहते हैं कि हमारे छोटे मोटे जो धंधे थे, कुटीर उद्योग थे, वह सारे के सारे धीरे धीरे क्या हो चले थे, नष्ट हो गए थे। ठीक है, ये कौन सा कारण माना जाता है, तो ये आपका चौथा कारण बताया जाता है। ये सारे के सारे कारण थे, इनकी वजह से बताते हैं कि आपका बिचौलिया किसान आंदोलन था, वह क्या होता है, किया जाता है या होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया बिचौलिया किसान आंदोलन के कारण हो गए। अब अपन आगे देखते हैं कि आपका बिचौलिया किसान आंदोलन है, उस बिचौलिया किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा बिचौलिया है उसकी भी थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, ऐसा कहते हैं कि आपका बिचौलिया है, ये बिचौलिया कहते हैं कि आपकी जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत का आपका प्रथम श्रेणी का, ठीक है, ए क्वालिटी का और प्रथम श्रेणी का क्या बताया जाता है, एक है ठिकाना बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपका बिचौलिया था वह कौन सी रियासत में पड़ता था, मेवाड़ रियासत के अंदर था, और क्या बताते हैं, आपके प्रथम श्रेणी का, ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी का क्या बताया जाता है, तो आपका ठिकाना बताया जाता है। उसके उपरांत दूसरा तथ्य देखिएगा, अगर दूसरे तथ्य अब देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल था, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल बताया जाता आपका लगभग ये आपका 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। ठीक है, क्या था, 100 वर्ग मील के अंदर फैला हुआ था, और कहते हैं कि इसके अंदर कुल मिलाकर गांवों की जो संख्या बताई जाती है वह आपके 79 इसमें क्या बताए जाते हैं, गांव बताए जाते हैं, किसके अंदर, बिचौलिया के अंदर। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट ये कहते हैं कि आपके 1931 ईस्वी के अंदर, 1931 ईस्वी के अंदर आपकी जो जनगणना हुई थी, जनगणना, इस जनगणना के अनुसार, ठीक है, और कहते हैं कि आपका जो बिचौलिया था, बिचौलिया ठिकाना, इसकी जो जनसंख्या बताई जाती है वह आपकी कितनी बताई जाती है, तो आपके 15,000 बताई जाती है। कौन सी जनगणना के अनुसार, 1931 की जनगणना के अनुसार कितने लोग थे, 15,000। इन 15,000 में से ध्यान रखना आपके 60% थे, 60%
वह आपके कौन से किसान थे? तो आपके धाकड़ जाति है, उस धाकड़ जाति के क्या बताए जाते हैं? किसान बताए जाते हैं। ठीक है, बाकी 40% था, वो 40% के अंदर दूसरी जो आपकी दूसरा जो क्या था, दूसरी जाति के क्या थे? किसान बताए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन थे? तो धाकड़ जाति के। और धाकड़ जाति के जो किसान थे वह कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर अपने कृषि करने का जो तरीका था वो उसके लिए क्या माने जाते हैं? बड़े क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है, बहुत मेहनती थे, कृषि करने का इनको पूरा का पूरा क्या था? नॉलेज था। इसका ध्यान रखना, ये क्या थे? बड़े पॉपुलर क्या बताए जाते हैं? किसान बताए जाते हैं। ठीक है, कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के। इसके उपरांत दूसरे तथ्य की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, यह भी बताया जाता है कि आपका बिचौलिया है, बिचौलिया, ये बिचौलिया कहते हैं कि आपका ऊपर माल, ऊपर माल जो जागीर है, उस ऊपर माल जागीर का और एक क्या बताया जाता है? तो आपका ठिकाना बताया जाता है। और इस ठिकाने का जो संस्थापक बताया जाता है वह संस्थापक, ध्यान रखना, आपके किसको माना जाता है? तो अशोक परमार को बताया जाता है। अशोक परमार को बताते हैं। ये अशोक परमार था दोस्तों, ये ध्यान रखना, जगनेर का रहने वाला था। और जगनेर आपका कहां पड़ता है? तो जगनेर आपका भरतपुर के अंदर पड़ता है। आजकल जगनेर की जो लोकेशन बताई जाती है वह आपके आगरा में बताते हैं। कहां पर बताते हैं? आगरा में। लेकिन किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो उस दौरान ये आपका कहां पड़ता? जगनेर, तो भरतपुर के अंदर पड़ता है। अब भरतपुर का आदमी अशोक परमार, वह मेवाड़ कैसे आया? ठीक है, और मेवाड़ में आकर के कहते हैं कि उसने बिचौलिया ठिकाना है, इसकी स्थापना कैसे की? तो ऐसा कहते हैं कि आपके अशोक परमार था। ठीक है, अशोक परमार, इस अशोक परमार ने कहते हैं कि आपका खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा की इनके द्वारा क्या की गई थी? मदद की गई थी। इस कारण कहते हैं कि महाराणा सांगा ने खुश होकर, ठीक है, प्रसन्न होकर अशोक परमार था, इस अशोक परमार को कौन सी जागीर दी थी? तो आपकी ऊपर माल जागीर थी, ये ऊपर माल जागीर प्रदान की थी। और इसी ऊपर माल जागीर के अंदर आपके अशोक परमार के द्वारा कौन से ठिकाने की स्थापना की गई थी? तो आपका जो बिचौलिया ठिकाना है, इस बिचौलिया ठिकाने की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इस प्रकार से कहते हैं कि आपका अशोक परमार है वह बिचौलिया ठिकाने का क्या माना जाता है? संस्थापक। इसके साथ साथ में एक बात और याद रखना, ऐसा कहते हैं कि आपका बिचौलिया है, बिचौलिया, इस बिचौलिया के जो जागीरदार थे, बिचौलिया के जो सामंत थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको राव कहते थे। क्या कहते थे? राव के नाम से इनको क्या किया जाता था? पुकारा जाता। अब एक बार ऐसे कहते हैं कि मराठों के टाइम, ठीक है, मराठों के वक्त की बात बताई जाती है, और मराठों के टाइम कहते हैं कि आपका जो बिचौलिया है, इस बिचौलिया ठिकाने का जो आपका जागीरदार बताया जाता है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम केशवदास था। ठीक है, इस केशवदास ने कहते हैं कि अपने ठिकाने बिचौलिया को जो मराठा है उन मराठों से, ठीक है, और क्या करवाया था? तो मुक्त करवाया। क्या करवाया था? मुक्त करवाया। और ये जो अभियान इसके द्वारा चलाया गया, ठीक है, ये अभियान किसका अभियान? ध्यान रखना, केशवदास मराठों से अपने ठिकाने बिचौलिया को मुक्त करवाने का जो अभियान चलाता है, इस अभियान के अंदर बिचौलिया के जो किसान थे उन किसानों के द्वारा किसका साथ दिया गया था? तो आपके केशवदास हैं, इस केशवदास का क्या दिया गया? साथ दिया गया, सहयोग दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका केशवदास है, इस केशवदास के वक्त तक, टाइम तक आपके किसान और यहाँ के जो जागीरदार थे उनकी बहुत अच्छी बनती थी। कैसे बनती थी? क्योंकि आपका जागीरदार था वह मतलब किसी भी टाइप का अलग प्रकार का, ठीक है, या इनके ऊपर ज्यादा नहीं क्या नहीं लगाता था, लागबाग नहीं लगाता था, इनको परेशान नहीं करता था। इसका ध्यान रखना, इसके टाइम तक, केशवदास के टाइम तक आपके किसान और आपके जागीरदार थे उनकी बहुत अच्छी बनती थी। किसी प्रकार का आपका कोई आंदोलन होने का क्या नहीं था? खतरा नहीं था। लेकिन ये खतरा होता कब है? ये कहते हैं कि आगे चल करके बात बताई जाती है 1894 ईस्वी की, ठीक है ना, 1894 ईस्वी के अंदर बिचौलिया का जागीरदार था और जागीरदार का नाम बताया जाता गोविंद दास। गोविंद दास,
इस गोविंद दास की 1894 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के उपरांत, ठीक है, अगला जो जागीरदार बनता है उसका नाम बताया जाता है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह को किशन सिंह भी कहते हैं, किशन सिंह या किशन सिंह। ये कहते हैं कि इसके टाइम आकर के आपका कृष्ण सिंह था, किशन सिंह था, इसने जो बिचौलिया के किसान थे उनके ऊपर आगे चलकर 1897 ईस्वी के अंदर आपकी 84 प्रकार की क्या लगाई थी, लागबाग लगाई थी। तो ध्यान रखना, इसके टाइम आकर के जो किसान थे उन किसानों की और जागीरदार थे उनकी क्या हो जाती है, आपस में अनबन हो जाती है। ठीक है, इसका हम कहते हैं कि कौन सा आंदोलन होता है आपका, बिचौलिया किसान आंदोलन। लेकिन ये स्टेप आगे देखते हैं। दूसरा देखो, यहां पे चलते चलते आप लोगों को एक बात ये भी याद रखनी है कि आपका जो बिचौलिया है, बिचौलिया, इस बिचौलिया का जो प्राचीन नाम बताया जाता है इसको कहते थे विज्जावली। क्या कहते थे, विज्जावली। कहीं कहीं पर विज्जावली को विंध्यावली भी लिखा गया है। इसके उपरांत देखिएगा आपका ऊपर माल है, ऊपर माल, ऊपर माल था। इस ऊपर माल को ध्यान रखना क्या कहते थे, तो आपका उत्माद्री कहते थे। क्या कहते थे, उत्माद्री। और बिचौलिया को क्या कहा जाता था, तो आपका विज्जावली कहते थे। और इसको क्या कहते थे, आपका उत्माद्री के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका बिचौलिया है, उस बिचौलिया की कुछ बातें बताई जाती हैं। उसके बाद में कहते हैं कि बिचौलिया किसान आंदोलन है, इसको सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों के अंदर बांटा गया। तो देखिएगा आपका बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन को कहते हैं कि आपके कितने चरणों में, आपके 3 चरण हैं, उन 3 चरणों के अंदर क्या किया गया है, तो बांटा गया है। ठीक है, अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं, तो देखिएगा नंबर अगर 1 बात की जाए तो पहला आता है जिसको कहते हैं आपका प्रथम चरण कहते हैं। दूसरा आता है उसको कहते हैं आपका द्वितीय चरण कहते हैं, दूसरा चरण। और एक आपका कौन सा आता है, तो नंबर 3 तीसरा चरण। अब इन तीनों के टाइम है वो टाइम अलग अलग है। पहला देखो, पहले का जो टाइम बताया जाता है वह आता आपका 1897 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी आता है। दूसरे का टाइम बताया जाता है वह आता आपका 1915 से लेकर, या 16 ले लेते हैं, 1915 से लेकर आपका 1923 बताया जाता है। तीसरे का देखिएगा, तीसरा आता है आपका 1923 से लेकर के आपका 1941 ईस्वी तक आता है। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं कि ये आपके बिचौलिया किसान आंदोलन के कितने चरण बताए जाते हैं, तो आपके 3 चरण बताए जाते हैं। ठीक है, अब पहले अपन पढ़ेंगे आपका पहला चरण, फिर पढ़ते हैं अपना दूसरा चरण, और फिर पढ़ते हैं अपना कौन सा, तीसरा चरण। ठीक है, तो पहला चरण देखिएगा, बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। प्रथम चरण 1897 आपका 1915। अब देखो होता क्या है, बात बताई जाती है आपके 1897 ईस्वी की। ठीक है, तो 1897 के अंदर क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि 1897 ईस्वी के अंदर आपका जो बिचौलिया था, इस बिचौलिया का जो जागीरदार था, जिस जागीरदार का नाम क्या बताया जाता है, किशन सिंह। इसी को क्या कहते हैं, आपका कृष्ण सिंह कहते हैं। इस किशन सिंह के द्वारा, कृष्ण सिंह के द्वारा जो किसान थे उन किसानों के ऊपर कितने प्रकार की, 84 प्रकार की और क्या लगा दी जाती है, लाग बागें लगा दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कृष्ण सिंह के द्वारा कितने प्रकार की लाग बाग लगाई गई, 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई। अब किसान थे बेचारे बड़े परेशान थे। ठीक है, एक तो पहले से ही कहते हैं कि खेती वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, और ऊपर से इसके द्वारा कितने प्रकार की, 84 प्रकार की क्या लगा दी, लाग बाग। ये लाग बाग कब लगाई, 1897 में। ठीक है, अब 1897 ईस्वी के अंदर ही एक घटना घटती है, और वो घटना क्या घटती है, ऐसा कहते हैं कि आपके 1897 ईस्वी के अंदर
आपका बिचौलिया जो ठिकाना था उसका एक गांव था, और गांव का नाम बताया जाता है गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा का एक किसान था, और किसान का नाम बताया जाता है गंगाराम। क्या है? गंगाराम। इस गंगाराम की 1897 ईस्वी के अंदर और क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस दौरान ध्यान रखना, आपके जो किसान थे उन किसानों के अंदर मृत्यु भोज की व्यवस्था थी। ठीक है, कोई किसान मर जाता था, बूढ़े की बात कर रहा हूं वैसे मैं, ध्यान रखना, अब जवान वगैरह का करते थे या नहीं करते थे वैसी कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई काफी एज वाला अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति मर जाता था तो क्या किया जाता था? मृत्यु भोज करते थे। ये बात आपके 1897 में की है। ठीक है, अब ये आपका बिचौलिया का गांव जिसका नाम क्या था? गिरधारीपुरा, और गंगाराम की क्या हो गई? मृत्यु। तो आसपास के जितने भी किसान थे वह किसान कहते हैं कि आपके इसके मृत्यु भोज के अंदर भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है, जब ये यहां पे इकट्ठे होते हैं तो सारे किसान आपस में बातचीत करते हैं कि यार अपन तो पहले से बहुत ज्यादा परेशान है, और अपने ऊपर 84 प्रकार की और क्या लगा दी गई? लाग बाग लगा दी गई। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि सब लोगों ने, ठीक है, एक सभा की। ठीक है, सब लोग बैठे हुए थे और उस सभा के अंदर उन्होंने 2 व्यक्तियों का चुनाव किया। ठीक है, कि आप हमारे ऊपर, किसान क्या कहते हैं, अपने ऊपर लाग बाग किसने लगाई है? तो आपके किशन सिंह ने। और किशन सिंह ध्यान रखना, आपकी जैसे मेवाड़ रियासत में कौन सी जागीर? ऊपरमाल जागीर। ऊपरमाल जागीर का कौन सा ठिकाना? आपका बिचौलिया ठिकाना। यहां देखिएगा, यहां का महाराणा कौन था? तो आपका फतेह सिंह। ठीक है, इधर अगर बात करते हैं तो आपका कौन आता है? तो कृष्ण सिंह आता है। ठीक है, और यहां कौन आ जाते हैं? बिचौलिया के किसान आ जाते हैं। अब क्या व्यवस्था थी देखिएगा, आपका कृष्ण सिंह था, ये कहते कि आपके बिचौलिया के किसान थे उनसे टैक्स प्राप्त करता था। ठीक है, आपका फतेह सिंह था, वह फतेह सिंह किससे टैक्स प्राप्त करता था? तो कृष्ण सिंह से करता था। ठीक है ना, इस प्रकार से कहते हैं कि आपका ये क्या थी? एक मिडल कड़ी थी। ठीक है, जो इनसे टैक्स लेता था और किसको देता था? फतेह सिंह को। अब ये वाला है, ये फतेह सिंह के अधीन ही कार्य कर रहा है। ठीक है, इस कारण किसानों ने ये कहा कि हम किशन सिंह की जो शिकायत है वह किसके पास में करेंगे? फतेह सिंह के पास करेंगे। ठीक है, ऐसी इन्होंने जो व्यवस्था थी, वह ऐसी इन्होंने जो बातचीत थी वह कहां पर की? गिरधारीपुरा गांव में की। और ऐसी व्यवस्था बना करके, ऐसी बातचीत करके इन लोगों के द्वारा, इन किसानों के द्वारा यहां पर 2 व्यक्तियों का चुनाव किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम क्या था? तो आपका नानजी पटेल था। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या बताया जाता है? तो दूसरे व्यक्ति का नाम था तो आपका ठाकरी पटेल था। ठीक है, नानजी पटेल था, ये कहते हैं कि आपका बेरीसाल गांव का रहने वाला था। बेरीसाल का था, इसका गांव है जिसका नाम क्या था? बेरीसाल। और ये वाला था, ये कहते हैं कि आपके गोपाल निवास गांव का रहने वाला था। गोपाल निवास का। अब इन दोनों को कहा कि भैया तुम दोनों जाओ। ठीक है, कहां जाओ? आप मेवाड़ जाओ। ठीक है, और मेवाड़ में जाकर के या फतेह सिंह के पास जाओ और जाकर के आपका जो करसन सिंह है उस करसन सिंह की शिकायत करो कि हमसे इतने प्रकार की क्या ली जाती है? लाग बाग ली जाती है। ठीक है, तो ये दोनों है, ये दोनों कहते हैं कि किसके पास में जाते हैं? तो आपका मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। ठीक है ना, काफी दिनों तक तो कहते हैं कि फतेह सिंह के साथ इनकी कोई मुलाकात ही नहीं होती है। उसके बाद में चलते चलते फतेह सिंह के साथ इनकी मुलाकात होती है। ये फतेह सिंह को पूरी की पूरी अपनी बात बताते हैं। ठीक है, कि हमारे ऊपर इतने प्रकार की लाग बाग ली जा रही है, हमारे ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं, ये सारी बातें बताते हैं। तब कहते हैं कि फतेह सिंह है। ठीक है ना, फतेह सिंह, मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह है, ये कहते हैं कि आपका जो बिचौलिया है, बिचौलिया, और इस बिचौलिया के जो किसान थे, इन बिचौलिया के किसानों की जो शिकायत थी, उन शिकायतों की जांच करने के लिए और हामिद हुसैन को भेजता है। हामिद हुसैन, किसको भेजा? हामिद हुसैन। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि आपके बिचौलिया के किसानों की शिकायतों की जांच करने वाला, बिचौलिया आने वाला जो प्रथम जांच अधिकारी था, उसका नाम क्या बताया जाता है?
हामिद हुसैन। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि आपका बिचौलिया है, इस बिचौलिया में आने वाला जो प्रथम आपका जांच अधिकारी बताया जाता है, उस जांच अधिकारी का जो नाम था वह नाम क्या था आपका हामिद हुसैन बताता है। ठीक है, हामिद हुसैन आता है दोस्तों, और आकर के कहते हैं कि जो किसान थे उन किसानों की पूरी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को क्या करता है, सुनता है। ठीक है, और ध्यान रखना अपनी जो रिपोर्ट तैयार करता है उस रिपोर्ट के अंदर वास्तव में किसानों की कोई गलती नहीं बताता है। ठीक है, ये किसानों के प्रति क्या दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है। ठीक है, लेकिन इसकी रिपोर्ट के ऊपर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, जब देखिएगा किसकी शिकायत की गई, आपके करशन सिंह की शिकायत की गई। ठीक है, किसको शिकायत की गई, फतेह सिंह को, और फतेह सिंह है वह इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो ये और भी क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की तरफ से ऐसे अगर देखा जाए तो हरी झंडी मिल गई, क्योंकि वह इसके ऊपर अगर कार्यवाही करता तो इसको बुलाता या कोई जांच अधिकारी और भेजता या इसको कोई पत्र लिखता, कोई भी व्यवस्था करता, लेकिन फतेह सिंह ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण कहते हैं कि अब इसकी शिकायत लेकर कौन गए थे, एक तो कौन गया आपका नानजी पटेल और एक कौन गया था आपका ठाकरे पटेल। ठीक है, तो इससे कहते हैं कि आपके कृष्ण सिंह के द्वारा आपके इन दोनों को, ठीक है, और क्या कर देता है आपका जो बिचौलिया है, बिचौलिया, इस बिचौलिया से दोनों को क्या कर देता है, निर्वासित कर देता, निकाल देता है यहां से। ठीक है, तो कहा जाता है कि परिणाम स्वरूप नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को क्या कर दिया गया था, बिचौलिया से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, और एक बहुत बड़ी रकम लेने के बाद में इनको बिचौलिया के अंदर फिर से क्या करने दिया गया था, तो आपका प्रवेश करने दिया गया था। तो ये इसका क्या निकला, परिणाम निकला। ठीक है, फिर देखिएगा ये और क्या करता है कृष्ण सिंह। ठीक है, अब क्योंकि इसके ऊपर तो कार्यवाही की नहीं गई, ये धीरे धीरे क्या होता चला गया, मनमानी करने लग गया। इस कारण कहते हैं कि आपका 1903 की बात बताई जाती है। ठीक है, कब की बात बताते हैं, 1903 की। 1903 के अंदर कहते हैं कि आपका कृष्ण सिंह था, इस कृष्ण सिंह के द्वारा जो किसान थे उन किसानों के ऊपर ध्यान रखना एक अलग टाइप का कर लगा दिया, जिसको कहते हैं दोस्तों चौरी कर। क्या कहते हैं, तो आपका चौरी कर कहा जाता है। अब ये चौरी कर क्या था, कोई भी किसान अपनी बहन का, अपनी बेटी का अगर विवाह करता, क्या करता, अपनी बहन का या अपनी पुत्री का, और क्या करता, विवाह करता, तो ध्यान रखना किसान को, जागीरदार को कितने रुपए देने पड़ते थे, 5 या 13 रुपए देने पड़ते थे। ठीक है, और उस दौरान ध्यान रखना दोस्तों 5 और 13 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, अब देखिएगा इधर से इसने 84 प्रकार की क्या लगा दी, लाग बाग लगा दी, इधर देखिएगा क्या लगा दिया, आपका चौरी कर लगा दिया। अब किसान पहले से बेचारे इससे परेशान थे, अब ध्यान रखना इससे और ज्यादा परेशान हो गए। तो कहते हैं कि बिचौलिया के अंदर जो किसान थे उन किसानों ने अपने बेटियों के विवाह करने बंद कर दिए। ठीक है, क्योंकि पैसे कहां से दे किसान, इतना किसान तो पहले से ही क्या था, परेशान था। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या हो गए, परेशान हो गए। इस कारण कहते हैं कि आपके धाकड़ जाति के जो किसान थे उन्होंने अपना सारा सामान वगैरह समेट करके, और ये कहते हैं ग्वालियर की ओर चलने लग गए। ठीक है, इन्होंने कहा कि अपन बिचौलिया को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जहां देखिएगा एक किसान अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता, विवाह के बदले में भी उसको टैक्स देना पड़ता है, ऐसी जगह क्या रहना, उसको छोड़ देना चाहिए। इस कारण कहते हैं जब ये ग्वालियर की ओर जाने लगे तब कहते हैं कि किसको पता चलता है, कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह को जो पता चलता तो कृष्ण सिंह ये सोचता है कि अगर ये चले गए तो अपने राज्य के अंदर खेती कौन करेगा, क्योंकि ये खेती करने के अंदर क्या थे, बड़े माहिर थे, कुशल थे, पारंगत बताए जाते हैं। ठीक है, बहुत मेच्योर थे उसके अंदर ये। इस कारण कृष्ण सिंह आता है और आकर जैसे तैसे करके इनको मनाता कि आपका जो चौरी कर है उसको क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, जो भी जैसे भी कर। किसान थे बेचारे क्या हो जाते, मान जाते, बहुत भोले प्रवृत्ति के थे। ठीक है, इस कारण किसान क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात बताई जाती है लगभग 1903 के आसपास की। अब 1905 के अंदर क्या होता है, 1905 के अंदर कहते हैं कि आपका कृष्ण सिंह था, उसके द्वारा आपका चौरी कर है, इस चौरी कर को क्या कर दिया गया, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, आंशिक रूप से, और क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।
आंशिक रूप से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि क्या कर दिया गया था, आधा कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, आधा कर दिया गया। अब दो बातें देखो, ठीक है। आंशिक का मतलब है दोस्तों कुछ रख लिया गया और कुछ को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कई पुस्तक में, कई जो पुस्तक है उसमें यह लिखा हुआ है कि चौरी कर को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। लेकिन जो चौरी कर 1903 में लगाया गया उसे 1905 के अंदर क्या कर दिया गया था, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, या फिर क्या कह सकते हैं, आधा कर दिया गया था। तो यह घटना कब की है, 1905 की, ठीक है। 1906 के अंदर क्या होता है देखिएगा, 1906 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि आपका करशन सिंह है, इस करशन सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद आपका किशन सिंह है या कृष्ण सिंह है, इसका पुत्र, ठीक है, इसका बेटा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम बताया जाता आपका पृथ्वी सिंह, ठीक है। इस पृथ्वी सिंह और आपका बिचौलिया का अगला या नया क्या बनता है, तो आपका जागीरदार बनता है, ठीक है ना। ध्यान रखना 1906 ईस्वी के अंदर आपके करशन सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र पृथ्वी सिंह बिचौलिया का नया क्या बना, जागीरदार बना। और इससे कहते हैं कि जो किसान थे उन किसानों के ऊपर इसके द्वारा भी एक टैक्स लगा दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, आपका तलवार बंधाई कर कहते हैं। क्या कहते हैं, तलवार बंधाई कर कहते हैं। इसको उत्तराधिकार शुल्क भी कहते हैं, इसको नजराना टैक्स भी कहते हैं, इसको भेंट शुल्क भी कहा जाता है, ठीक है। पहले अपन बात करेंगे कि यह है क्या, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो कोई भी नया जागीरदार बनता, ठीक है, तो कहते हैं कि उस जागीरदार को राजकीय जो चिन्ह थे वह धारण करवाए जाते। तो वह राजकीय चिन्ह धारण या तो स्वयं राजा आकर करवाता था, या राजा स्वयं नहीं आता था तो राजा का कोई प्रतिनिधि आता था, और वह प्रतिनिधि आकर के उस जागीरदार को राजकीय चिन्ह थे वह धारण करवाता, ठीक है। उसको क्या करवाता, उत्तराधिकार सौंपता था, या उसको उत्तराधिकारी क्या करता था, नियुक्त करता था। जब उसको क्या, या कह सकते उसको तलवार बांध करके, और एक तलवार बांधने की एक रस्म होती थी, ध्यान रखना, तलवार जो एक राजकीय चिन्ह होता था वो उसकी कमर पर बांध करके उसको क्या करता था, जागीरदार नियुक्त करता था, ठीक है, उत्तराधिकार नियुक्त करता था, ठीक है। इस बदले के अंदर ध्यान रखना, अगर राजा आता तो राजा को, अगर राजा को कोई प्रतिनिधि आता तो उस प्रतिनिधि को जो नया जागीरदार बनता वह एक मोटे तौर पर उसको नजराना भेंट करता था, ठीक है, उसको एक भेंट शुल्क देता था। वह नया उत्तराधिकारी बनता था तो बदले के अंदर उसको उत्तराधिकार शुल्क देना पड़ता था। उसकी कमर पे तलवार बांध करके उसको पूरी व्यवस्था सौंपी जाती थी, इसका क्या कहते थे, तलवार बंधाई कहते थे, ठीक है। कहने का मतलब एक ही है कि जो जागीरदार बनता था उसको एक मोटी रकम देनी पड़ती थी, ठीक है। अब आपका कौन, आपका पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना, तो इसने कहते हैं कि बहुत मोटी रकम दी, और वह मोटी रकम कहते हैं कि इसने टैक्स के रूप में और किसके ऊपर लगा दी, किसानों के ऊपर लगा दी, ठीक है। तो इसने आपका जो चौरी कर, आपका जो तलवार बंधाई टैक्स था वह किसके ऊपर लगा दिया, किसानों के ऊपर लगा दिया। अब किसान बेचारे और भी क्या हो गए, परेशान हो गए, ठीक है। पहले देखिएगा 1903 के अंदर इसके बाप ने टैक्स लगा दिया था, फिर 1905 में आके थोड़ी राहत दी, लेकिन 5 के अंदर, वो 6 के अंदर फिर कौन आता है, ये वाला आता है और क्या कर देता है, नया टैक्स और लगा दे। किसान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, टूट रहा था, ठीक है। इससे परेशान होकर के किसानों ने कहा कि यार क्यों नहीं अपन खेती करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा आपके 7, 8, 9, 10, ठीक है, लगातार क्या लिया जा रहा था, आपका उत्तराधिकार शुल्क लिया जा रहा था। ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस रियासत के अंदर किसी प्रकार का उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, नसराना टैक्स नहीं लिया जाता था, तलवार बंधाई टैक्स नहीं लिया जाता था। किससे, जैसलमेर से। बाकी सभी रियासतों से आपका कौन सा उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था, ठीक है। अब देखो
किसान परेशान हो गए और किसानों ने कहते हैं कि आपके 1913 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1913 के अंदर जो किसान थे उन किसानों के द्वारा कहते हैं कि जो भूमि है, जमीन है, उस जमीन को उनके द्वारा क्या कर दिया गया, पड़त छोड़ दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया, जमीन को पड़त छोड़ दिया कि हम खेती नहीं करेंगे, आप टैक्स किससे लोगे। ठीक है, अब दिक्कत आ गई कि भाई अगर ये खेती नहीं करेंगे तो अनाज नहीं होगा, लोग खाएंगे क्या। ठीक है, लेकिन देखिएगा जब 1913 के अंदर किसानों ने आपकी भूमि को पड़त छोड़ दिया, ठीक है, तो कहते हैं कि किसानों के द्वारा विरोध किए जाने पर, ठीक है, कुछ लोग थे जिसमें एक का नाम क्या बताया जाता आपका, साधु सीताराम दास। ठीक है, एक का नाम बताया जाता आपका ब्रह्मदास, ब्रह्मदेव भी कहते हैं इसको। एक का नाम बताया जाता है फतेहकरण चारण। एक का नाम बताया जाता है भीमदेव शर्मा। एक का नाम है नाथूलाल। एक का नाम है रामजी लाल। ठीक है, बात को दोबारा सुनो। 1913 के अंदर जब किसानों के द्वारा भूमि को क्या छोड़ दिया गया, पड़त छोड़ दिया गया। ठीक है, तो किसानों ने किसका विरोध किया, जागीरदार का। इसलिए कहा जाता है कि किसानों के द्वारा विरोध किए जाने पर, ठीक है, आपके साधु सीताराम दास, ब्रह्मदास, फतेहकरण चारण, नाथू, रामजी लाल, इन सब लोगों के द्वारा भी, और जो जागीरदार हैं, ठीक है, उन जागीरदारों का क्या किया गया था, तो विरोध किया गया। ठीक है, इन लोगों ने भी जागीरदारों का क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने जागीरदारों का विरोध किया तो ध्यान रखना साधु सीताराम दास था, इस साधु सीताराम दास को, ठीक है, और आपका बिचौलिया के अंदर एक राजकीय पुस्तकालय था। क्या था, राजकीय पुस्तकालय, राजकीय पुस्तकालय। इस राजकीय पुस्तकालय का ये अध्यक्ष था कौन, साधु सीताराम। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि जब इन्होंने किसानों का साथ दिया, किन्होंने, इन्होंने, ठीक है, और जागीरदारों का विरोध किया और किसानों का साथ दिया, तो परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप आपके साधु सीताराम दास को राजकीय पुस्तकालय अध्यक्ष पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आपका ब्रह्मदास था, आपका फतेहकरण चारण था, आपका भीमदेव शर्मा था, इन सभी को कहते हैं कि आपका बिचौलिया था, इस बिचौलिया से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, ये घटना आपकी कब की बताई जाती है, तो ये 1913 की बताई जाती है। ठीक है, इसी दौरान ध्यान रखना दोस्तों, आपका प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। 1914 से लेकर 1918 तक कौन सा युद्ध चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस दौरान कहते हैं कि आपकी क्या था, 1914 ईस्वी के अंदर प्रथम विश्व युद्ध था। इस दौरान कहते हैं कि आपकी ब्रिटिश सरकार थी, ये ब्रिटिश सरकार थी, ये ब्रिटिश सरकार कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय से, ठीक है, प्रत्येक जो भारतीय था उसे 14 रुपए और क्या कर रही थी, वसूल कर रही थी। ठीक है, कर के रूप में 14 रुपए क्या कर रही थी, वसूल कर रही थी। इनका कहने का मतलब था, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो ये कह रहे थे कि हम युद्ध हमारे लिए नहीं लड़ रहे बल्कि भारत के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो खर्चा होता है वह खर्चा भी कौन उठाएंगे, भारतीय उठाएंगे। इस कारण कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय से आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा और कितना टैक्स लिया जाता था, तो 14 रुपए वसूल किया जाता था। इस दौरान कहते हैं कि आपके एक किसान था ऊपरमाल जागीर का, ठीक है, तो कहते हैं उस किसान का नाम बताया जाता है नारायण पटेल। नारायण पटेल, नारायण पटेल था, उसने ये वाला जो टैक्स था, कर था, ये कर देने से और इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, तो मना कर दिया गया। जब इसने मना किया तो कहते हैं कि नारायण पटेल है, इस नारायण पटेल को पकड़ा गया और पकड़कर इसको जबरदस्ती किसमें डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जब इसको जेल में डाला तो लगभग कहते हैं कि 2-3 घंटे के अंदर ही, और आपके कितने किसान, 2000 किसान थे, ये 2000 किसान क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और भयंकर रूप से क्या कर देते हैं, आपका आंदोलन कर देते हैं। इसका मजबूर होकर के आपका नारायण पटेल था, इस नारायण पटेल को और जेल से क्या करना पड़ता है,
तो आपका मुक्त करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब इन्होंने नारायण पटेल को जेल से मुक्त करवा लिया तो ये जो घटना है, इस घटना के बारे में कहते हैं कि ये जो घटना थी, ये घटना कहते हैं कि आपका जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया के जो किसान हैं उन किसानों की और प्रथम क्या बताई जाती है, तो आपकी विजय बताई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिजोलिया के किसानों की प्रथम विजय कौन सी है? नारायण पटेल को जेल से क्या करवाना? मुक्त करवाना। नारायण पटेल का नाम एक दो बार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया गया कि नारायण पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो किससे बताया जाता है? तो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से बताया जाता है। इस दौरान जब नारायण पटेल को जेल में रखा तो और किसान थे वह बाहर से आंदोलन कर रहे थे, तो किसानों ने नारायण पटेल के दौरान एक नारा दिया था। इस दौरान, इस घटना के दौरान नारा क्या दिया था? इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यह नारा किस दौरान दिया गया था? जब इसको क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो, ये नारा कौन से किसान आंदोलन का है? तो ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या बताया जाता है? नारा बताया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है देखिएगा, इसी दौरान 1914 के अंदर एक घटना और घटती है और 1914 के अंदर अगली जो घटना है वह घटना क्या घटती है वो देखते हैं अपन लोग। देखो होता क्या है, 1914 ईस्वी है, 1914 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि आपका पृथ्वी सिंह था। ठीक है, इस पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा, जिसका नाम क्या था? केसरी सिंह। क्या नाम है? केसरी सिंह। ये केसरी सिंह कहते हैं कि आपका बिजोलिया है, बिजोलिया, इस बिजोलिया का और अगला, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि नया क्या बनता है? तो आपका जागीरदार बनता है। क्या बना? नया जागीरदार। यह घटना कब की है? 1914 की। 1914 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि किसकी मृत्यु के बाद में? तो आपके पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में उसका बेटा, जिसका नाम केसरी सिंह है, ये नया क्या बनता है? जागीरदार बनता है। लेकिन ये वाला था ना केसरी सिंह, ये क्या कहते हैं? ये क्या था? आपका अल्पवयस्क था। ठीक है, आयु में क्या था? छोटा था। ठीक है, इसका कहते हैं कि आपका बिजोलिया है, इस बिजोलिया का जो प्रशासन था, ये प्रशासन कहते हैं कि किसके अधीन हो जाता है? तो ये आपका मेवाड़ रियासत के अधीन हो जाता है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? कोर्ट ऑफ ए वार्ड्स। ठीक है, किसके अधीन हो गया? मेवाड़ के अधीन हो गया, मेवाड़ रियासत के अधीन हो गया। इस व्यवस्था को क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहते थे। अब ध्यान रखना, बिजोलिया के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह सारी की सारी व्यवस्थाएं, ध्यान रखना, पहले कौन करता था? बिजोलिया का जागीरदार। अब कौन करेगा? मेवाड़ का महाराणा। ठीक है ना, तो ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह था, उस फतेह सिंह के द्वारा कहते हैं कि बिजोलिया का एक नया प्रशासक बनाया गया। ठीक है, और क्या कहते हैं? अमर सिंह राणावत था। अमर सिंह राणावत। ठीक है, इसको आपका जो बिजोलिया है, उस बिजोलिया का और क्या बना दिया गया? प्रशासक बना दिया गया। ठीक है, प्रशासक को क्या कहते थे? मुनसरमात बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुनसरमात। ठीक है, इस व्यवस्था को दोबारा देखो। ठीक है, देखिए 1914 के अंदर कौन बना? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में अगला जागीरदार कौन बना? आपका केसरी सिंह। केसरी सिंह आयु में क्या था? छोटा। ठीक है, शासन नहीं चला सकता था। इस कारण कहते हैं कि इसकी सारी की सारी व्यवस्थाएं थी वह किसके अधीन हो गई? मेवाड़ रियासत के, क्योंकि आपका ये मेवाड़ रियासत का तो ठिकाना था बिजोलिया, इसका मेवाड़ रियासत के अधीन चला गया। और उस दौरान ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था थी इसको क्या कहते थे? आपका कोर्ट ऑफ ए वार्ड्स कहते थे। इसका बिजोलिया का प्रशासन चलाने के लिए मेवाड़ की ओर से, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की ओर से आपके बिजोलिया का प्रशासक था, मुनसरमात था, अधिकारी था, वह किसको बना दिया गया? अमर सिंह राणावत को बना दिया गया। ठीक है, और अमर सिंह राणावत है,
इसकी सहायता के लिए, इसकी मदद के लिए, और कहते हैं कि आपका डोंगर सिंह भाटी, डोंगर सिंह भाटी, इस डोंगर सिंह भाटी को क्या बना दिया जाता है, तो आपका नायब बना दिया जाता है। क्या बना देते हैं, नायब बना देते हैं। दोनों को नियुक्त कर दिया गया और दोनों को कहते हैं कि कहां भेज दिया गया था, आपका बिचौलिया भेज दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा दोनों प्रशासक थे। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा कहते हैं कि जो प्रशासक थे, ठीक है, प्रशासक का मतलब यहां पे दोस्तों कौन है, अमर सिंह राणावत और डोंगर सिंह भाटी। ठीक है, ये प्रशासक थे। इनकी कहते हैं कि जो किसान थे, इन किसानों के प्रति और क्या बताई जाती है, तो आपकी सहानुभूति बताई जाती। ठीक है, क्या थी, सहानुभूति, किसके प्रति, किसानों के प्रति। सहानुभूति। ठीक है, लेकिन दो व्यक्ति थे जिसमें एक का नाम बताया जाता है कामदार हीरालाल और एक था आपका फौजदार तेज सिंह, फौजदार तेज सिंह। ये दोनों थे ना, तेज सिंह और आपका हीरालाल। ठीक है, ये दोनों किसानों के पक्ष में नहीं थे। हालांकि प्रशासक थे वह किसके पक्ष में थे, किसानों के पक्ष में, लेकिन ये दोनों किसके पक्ष में नहीं थे, आपके किसानों के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इनको तो आदत पड़ी हुई थी किसानों को लूटने की। अब ये दोनों जो आए थे, अमर सिंह राणावत और आप डोंगर सिंह भाटी, ये धीरे धीरे किसानों के ऊपर थोड़ी सहानुभूति दिखाने लग गए। तो इनको लगने लगा कि यार अपनी तिजोरियां तो खाली हो जाएगी, अपन किसानों को किस प्रकार से लूट पाएंगे। इसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, इन्होंने विरोध किया तो किसान थे वह और भड़क उठे। ठीक है, और किसानों ने कहते हैं कि इस दौरान प्रशासक के सामने अपनी दो मांगे रखी। ठीक है ना, क्या क्या मांगे रखी, एक तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि हमारा जो ठिकाना है उस ठिकाने की जो पैदावार है, उस पैदावार का 1/5 भाग है, 1/5 भाग ही किस रूप में लिया जाए, टैक्स के रूप में वसूल किया जाए। ठीक है, हमसे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाए, हम ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते। एक तो इन्होंने ये रखा। ठीक है, उसके बाद में एक इन्होंने दूसरी मांग थी, वह दूसरी मांग इनके द्वारा क्या रखी गई, देखो दूसरी मांग कहते हैं कि इन्होंने कहा कि अफीम, गन्ना, कपास, सन, ठीक है, इनके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वह टैक्स क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, और एक इन्होंने मांग रखी कि आपके हीरालाल को और तेज सिंह है, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, ये प्रशासक के सामने इन्होंने दो अपनी क्या रखी, मांग रखी। ठीक है, इसके तहत चलते हुए कहते कि आपका प्रशासक था, या आपका अमर सिंह राणावत था, उसके द्वारा किसानों के ऊपर कुछ अलग प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी। उन लाग बाग को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। तो ध्यान रखना, इस दौरान जो किसान थे उन किसानों के ऊपर लगी हुई एक तो तक्की, ठीक है, तक्की के अलावा एक पुल, ठीक है, और एक हल्की, ये तीन क्या थी, तीन उनके ऊपर लगाई की क्या थी, लाग बाग थी। जो लाग बाग क्या कर दी गई थी, हटा दी गई। कौन कौन सी, आपकी तक्की, पुल और क्या है, हल्का, क्या है, हल्की नहीं हल्का, इन तीनों को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ में ध्यान रखना आपका पहला जो चरण है वह पहला चरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ते हैं अपना दूसरा चरण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।